जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 वर्षों के बाद आएगी भारत की प्रोजेक्ट 75I की पहली सबमरीन। भारत के स्वदेशी यूजीवी ने भारतीय सेना के साथ कंप्लीट किए फील्ड ट्रायल्स। अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए पाकिस्तान खर्च कर रहा है करोड़ों। 31 मई को डीआरडीओ कंडक्ट करेगी सबसे पावरफुल बॉम्ब के ट्रायल और बीएसएफ के ऑपरेशनल मैंडेट को किया जाएगा एक्सपेंड। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के तहत जो ये 70,000 करोड़ रुपीस वाली डील है, तो उसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की तरफ से फाइनल क्लियरेंस आना बाकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो सीसीएस है वो जल्द इस प्रस्ताव को कंसिडर करेगी और फिर जो पहली सबमरीन है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद लगभग 7 वर्षों में डिलीवर की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत टोटल 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स भारत में बनाई जानी है, जिसे भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL जर्मन फर्म थाइसन-करप मरीन सिस्टम की पार्टनरशिप के साथ बना रही है। और ये सबमरीन्स जर्मनी की HDW क्लास 214 वेसल्स पर आधारित रहेगी और ये AIP सिस्टम्स के साथ आएगी। इस प्रोग्राम के तहत जो पहली सबमरीन होगी उसमें कम से कम 45% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा और फिर लास्ट यानी कि 6th सबमरीन के आते आते इस स्वदेशी कंटेंट को 60% तक अचीव किया जाएगा। बाकी ये प्रोग्राम कितना पुराना है इसके बारे में बस यही कह सकते हैं कि जब इसके प्रपोजल को अप्रूवल मिला था तो हमारी लगभग 19% ऑडियंस का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। 4 से 9 जून 2026 तक बे ऑफ बंगाल रीजन पर भारत ने मल्टीपल नोटिफिकेशंस जारी किए और संभावित रूप से इस दौरान मल्टीपल मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए जाने वाले, जबकि इसके अलावा डीआरडीओ लैब TBRL 31 मई 2026 को एक बहुत ही हाई कैलिबर के बॉम्ब का ट्रायल करने जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने हरियाणा के पंचकुला और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी करी है कि वे 31 मई को तय समय अवधि यानी कि सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के दौरान पूरी तरह से अपने घरों के अंदर ही रहें और इस दौरान किसी भी कंडीशन में खुले आसमान के नीचे ना आएँ, जानवरों को बाहर ना बांधें और खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना या फिर जान माल के नुकसान से बचा जा सके। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जारी की गई, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ जिस बॉम्ब को ट्रायल करने वाला है वो बेहद ही शक्तिशाली है और उसके फटने से जो स्प्लिंटर्स निकलेंगे वो आसमान में करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं और वही जमीन पर ब्लास्ट वाले पॉइंट से चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में भी ये टुकड़े फैलने की आशंका है। और इसलिए इन टुकड़ों को एक सीधे खतरे की तरह देखते हुए 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 2 मुख्य गांवों को स्प्लिंटर डेंजर जोन घोषित किया गया है। इसमें गांव भानु और गांव बिल्ला का नाम शामिल है। 21 जून 2026 के लिए जो नीट यूजी का रीटेस्ट शेड्यूल किया गया है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब केंद्र सरकार इस एग्जाम के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए भारत की डिफेंस फोर्सेस को इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। और विचार ये चल रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रिंटिंग प्रेस से उनके निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारतीय वायुसेना को डिप्लॉय किया जा सकता है। वरना अभी तक होता यह था कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते थे और जिसमें मल्टीपल ट्रांसफर्स और ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते थे। और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि नीट के क्वेश्चन पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए ये जो नया प्रोसेस अपनाया जा रहा है, जो कि पहली बार है जिसमें डिफेंस फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो क्या ये इस पर्टिकुलर रीटेस्ट के लिए है या फिर ये अब से भविष्य में होने वाले सभी नीट एग्जाम्स में लागू होगा। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये प्रोसेस अपनाई भी जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो पेपर्स है वो लीक नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर्स लीक हो रहे हैं वो ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन वाली स्टेजेस में ही हो रहे हों, उनके इससे पहले वाले स्टेजेस में भी तो लीक होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय करना, खैर इस वाले आइडिया पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत के डिफेंस स्टार्टअप स्वायत्त सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया सेमी ऑटोनॉमस ट्रैक्ड कॉम्बैट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि UGV, जो कि SGV 500 उसका नाम है, तो इसने सफलतापूर्वक नीलामी के साथ अपने फील्ड ट्रायल्स को कंप्लीट किया है। और इस UGV को रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक्स, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कॉम्बैट रोल्स, तो इन अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे कि आप सभी इस बात से तो अवगत हैं ही कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने निचले से भी निचले स्तर पर है। पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट करे ना करे, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के मामले में पाकिस्तान नंबर 1 पर है और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की जो छवि है तो उसके तो हम क्या ही कहें। लेकिन अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आई है जिसमें ABP न्यूज़ ने कुछ खास डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका में अपनी छवि सुधारने और अपने रणनीतिक हितों को बचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर लॉबिंग ऑपरेशंस चला रहा है।
इन डॉक्यूमेंट से सामने आए कि अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी और अमेरिकन लॉबिंग फर्म इरविन ग्रेव्स स्ट्रेटजी ग्रुप LLC के बीच 1 मई को 11 करोड़ रुपयों का एक एग्रीमेंट हुआ है, और जिसके तहत ये जो अमेरिका की लॉबिंग फर्म है ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए व्हाइट हाउस, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन थिंक टैंक में सक्रिय रूप से पाकिस्तान की लॉबिंग करेगी। और अमेरिका की ये जो लॉबिंग फर्म है ये अमेरिकी कांग्रेस के उन सांसदों और स्टाफ को पाकिस्तान के पक्ष में करेगी जो विदेश नीति, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और फंडिंग से जुड़ी हुई कमेटियों में शामिल हैं। और साथ ही फर्म को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अमेरिकी सांसदों, व्हाइट हाउस, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के पक्ष में मीटिंग, ब्रीफिंग और रणनीतिक चर्चाएं आयोजित करे। और अमेरिका में अपने इसी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान है वो 2 वर्षों में इस तरह से 11 करोड़ रुपए के आसपास स्पेंड करेगा। और इसमें केवल अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने शामिल नहीं है, बल्कि अमेरिका में एंटी इंडियन नैरेटिव्स को पुश करना, US लॉ मेकर्स को कश्मीर वाले मामले के लिए इन्फ्लुएंस करवाना और इंडस वाटर ट्रीटी के अराउंड नैरेटिव्स को शेप करना और किसी तरह से अमेरिका के माध्यम से भारत को मजबूर करवाना कि भारत पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू करे। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए इसी तरह की लॉबिंग फर्म के माध्यम से अमेरिका से कई बार रिक्वेस्ट करवाई थी। खैर वो बात अलग है कि इस तरह की एक्टिविटी से थोड़ा पैसा खर्च करके, जो कि उसने ऑलरेडी भीख में लिया हुआ है, तो इससे पाकिस्तान रीब्रांडिंग कर सकता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है तो पाकिस्तान उसको कैसे बदलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी छवि को निखारने के लिए लॉबिंग फर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दशकों के इतिहास को लॉबिंग के माध्यम से मिटा नहीं सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान अपनी फेक इमेज बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उससे वो पैसा अपने देश में खर्च नहीं हो रहा है जहां उसके लोगों को ज़रूरत है। और पाकिस्तान अपनी रीब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसको सपोर्ट करने और बढ़ावा देने के लिए खर्च करेगा। एक जानकारी और सामने आई है कि जो पाकिस्तान है वो अपने स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट को अब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए सऊदी अरेबिया भेज रहा है, जो कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की कमजोरियों को दिखाता है। और पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस को सुरक्षा प्रदान कर सके जो कि उनकी टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार BSF के ऑपरेशनल मैंडेट को और भी एक्सपेंड करने पर विचार कर रही है, और जिसके तहत BSF के कंट्रोल में कुछ और नए सेक्टर्स असाइन किए जा सकते हैं। और पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगे हरामी नाला और सर क्रीक एरियाज़ के जो कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं तो उनको सिक्योर करने का कार्य भी चल रहा है और लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। और अब BSF के कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म करने का भी निर्णय लिया गया है, और गवर्नमेंट का एम है हर एक एस्पेक्ट में लीक प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड को स्टैब्लिश करना। और उनका ये कहना है कि अगले 2 वर्षों के अंदर जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं तो वो परमानेंटली सिक्योर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये कि बेंगलुरु बेस्ड जो CISF की 10th रिजर्व बटालियन है तो उसको एक डेडिकेटेड महिला क्विक रिएक्शन टीम और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है, जो कि CISF की वुमेन पर्सनल को क्रिटिकल और फ्रंट लाइन सिक्योरिटी रोल्स के लिए ट्रेन करेगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक गणेश प्रसाद यादव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन ऑपरेशन विजय के दौरान ही मेजर M सरवण ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार हेमराज शर्मा, हवलदार मुल्खराज, हवलदार अवतार सिंह, नायक कुलदीप सिंह, राइफलमैन वेद प्रकाश, राइफलमैन दलीप कुमार, राइफलमैन गिरिधर लाल, राइफलमैन शमलाल, राइफलमैन शिवराम और राइफलमैन कश्मीरी लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1973 में 10 असम राइफल्स के सूबेदार मान बहादुर छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पराक्रम कब और क्यों लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।